केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। आज इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से 2014 से 2019 तक राजस्थान बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके सॉल्यूशंस की। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की टाइम को वेस्ट किए बगैर। और हमारा पहला क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम 2019 के क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 298 केल्विन ताप पर 0.10 m KCl विलयन की चालकता 0.0129 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो आपसे इस न्यूमेरिकल में आपसे मोलर चालकता पूछी गई है और मोलर चालकता को ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया था। लैम्डा m बराबर होता है कापा गुणा 1000 बटा m। लैम्डा m इज इक्वल टू होता है कापा गुणा 1000 बटा m, जहाँ कापा क्या होती है चालकता, m क्या होती है विलयन की मोलरता। तो बताओ आपको कापा का मान दे रखा है, विलयन की चालकता आपको कितनी दे रखी है 0.0129 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। तो बताओ कापा बराबर कितना दे रखा है 0.0129 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और विलयन की मोलरता आपको कितनी दे रखी है 0.10। मोलरता भी आपको दे रखी है 0.10 m। अब आपसे पूछा गया है लैम्डा m, तो आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो बताओ लैम्डा m इज इक्वल टू हो जाएगा कापा का मान कितना है 0.0129 गुणा 1000 डिवाइडेड बाई m। मोलरता कितनी है 0.10। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बताओ 0.0129 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं 10,000। इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर एक क्या लग जाएगा 0। सॉल्व करोगे कितना आएगा 129 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। 2019 में पूछा गया अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संचारण एक विद्युत रासायनिक परिघटना है, समझाओ। एक अंक का क्वेश्चन था और 2019 के राजस्थान बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है वापस से सुन लीजिएगा। संचारण एक विद्युत रासायनिक परिघटना है, समझाओ। तो देखिएगा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संचारण क्या होता है। संचारण क्या होता है तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जब कोई धातु गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर, जब कोई धातु गोल्ड व प्लेटिनम को छोड़कर वायुमंडल के संपर्क में आती है, वायुमंडल के संपर्क में आती है, तो ये जो धातु होती है अवांछित यौगिकों का निर्माण कर लेती है, जैसे ऑक्साइड या सल्फाइड या सल्फेट या कार्बोनेट। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं संचारण कहते हैं। क्या होता है संचारण? जब कोई धातु Au व Pt को छोड़कर जब कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वो धातु जो होती है अवांछित यौगिक बना लेती है। अवांछित यौगिक का मतलब या तो ऑक्साइड बना लेगी या सल्फाइड बना लेगी या सल्फेट बना लेगी या क्या बना लेगी कार्बोनेट। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है संचारण कहा जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना और तांबे पर हरे कवच का क्या हो जाना निर्माण हो जाना। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना और तांबे पर हरे कवच का निर्माण होना। हम इनमें से लेंगे लोहे पर जंग लगना जो कि हमारे सिलेबस पे है। लोहे पर जंग लगना, देखिएगा लोहे पर जंग लगना जो होता है वो एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है। लोहे पर जंग कैसे लगता है इस बात को समझने के लिए हमने ले लिया एक लोहे का टुकड़ा। लोहे का
टुकड़ा, ठीक है। लोहे के टुकड़े का वह भाग जो अशुद्ध होता है एनोड की तरह एवं वह भाग जो शुद्ध होता है कैथोड की तरह कार्य करता है। लोहे की सतह, ये लोहे की क्या है? सतह। इस लोहे की सतह पर कोई ना कोई ऐसा भाग जरूर होगा जो अशुद्ध है, तो वो जो अशुद्ध भाग है, मान लीजिएगा वो भाग ये है, और ये जो भाग है वो एनोड की तरह क्या करता है? कार्य करता है। एनोड की तरह क्या करता है? कार्य। और लोहे की सतह का वह भाग जो शुद्ध होता है, मान लीजिएगा ये भाग शुद्ध है और वो शुद्ध भाग कैथोड की तरह क्या करता है? कार्य करता है। अब लोहे पर जंग कब लगता है? जब लोहे की सतह पर क्या गिर जाए? पानी। तो मान लीजिएगा इसके ऊपर जल गिर गया, ये क्या है? जल, ठीक है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, ठीक है। ये जो जल है वो वायुमंडलीय CO2 से क्या करेगा? क्रिया करेगा और बनाएगा H2CO3। तो लोहे के ऊपर जंग लगने की प्रक्रिया में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और विद्युत अपघट्य का विलयन भी होता है, और उस विलयन का नाम क्या है? H2CO3, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो बताओ, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया हो गई? एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया हो गई, अर्थात इस प्रक्रिया में लोहे की सतह पर एनोड भी होता है, लोहे की सतह पर कैथोड होता है और लोहे की सतह पर क्या उपस्थित होता है? कार्बोनिक अम्ल उपस्थित होता है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या था? आंसर था। एक ही अंक का क्वेश्चन था, इसलिए आपको इतना ही लिखना है। लोहे पर जंग लगने की जो अभिक्रियाएं हैं वो इसी वीडियो में मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो बताओ, संचारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है या परिघटना है? इसको समझाने के लिए आपको लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया का उदाहरण लेना है और आंसर क्या लिखना है कि लोहे की सतह का वह भाग जो अशुद्ध होता है, लोहे की सतह का वह भाग जो अशुद्ध होता है एनोड की तरह, और वह भाग जो शुद्ध होता है किसकी तरह कार्य करता है? कैथोड की तरह। और लोहे की सतह के ऊपर जब जल गिरता है तब जंग लगता है, तो जल गिरेगा तो जल वायुमंडलीय CO2 से क्रिया करके क्या बना लेगा? कार्बोनिक अम्ल। तो कार्बोनिक अम्ल किसकी तरह कार्य करेगा? बताओ, विद्युत अपघट्य की तरह। तो बताइएगा, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में एनोड हो गया, कैथोड हो गया और विद्युत अपघट्य का क्या हो गया? विलयन हो गया। और जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो ये प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? विद्युत रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी या परिघटना हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2, एक अंक का क्वेश्चन था। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखो। विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखो। एक अंक का क्वेश्चन था। देखिएगा, इस चैप्टर से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल का पूछा गया था 2019 के अंदर और 2 क्वेश्चन क्या थे? थ्योरेटिकल थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले टोटल 5 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 5। पहला कारक है अंतरा आयनिक आकर्षण बल। अंतरा आयनिक आकर्षण बल, आयनों के मध्य आकर्षण बल। ठीक है, आयनों के मध्य आकर्षण बल यदि बढ़ेगा, आयनों के मध्य आकर्षण बल यदि बढ़ता है तो बताओ आयनों की गतिशीलता में क्या आएगी? कमी आएगी। आयनों की गतिशीलता में क्या आएगी? कमी। तो बताइएगा, आयनों की गतिशीलता यदि कम हो जाएगी तो बताओ चालकत्व में क्या आएगी? कमी आएगी। तो याद रखिएगा, अंतरा आयनिक आकर्षण बल बढ़ने पर, अंतरा आयनिक आकर्षण बल बढ़ने पर आयनों की गतिशीलता में क्या आती है? कमी आती है। आयनों की गतिशीलता में क्या आती है? कमी। और आयनों की गतिशीलता में कमी आने के कारण से चालकत्व में क्या आती है? कमी आती है। जब आयनों के मध्य आकर्षण बल बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोई भी आयन गति करेगा तो उस आयन को उससे विपरीत आवेशित आयन जो होगा वो उसको पीछे से क्या करेगा? खींचेगा, तो वो ढंग से गति नहीं कर पाएगा। तो आयनों की गतिशीलता में क्या आ जाएगी? कमी। और आयनों की गतिशीलता में कमी आने के कारण से चालकत्व में क्या आएगी? कमी। दूसरा कारक है आयनों का विलायकन। आयनों का विलायकन, देखिएगा, आयनों
का विलायकन, विलायकन का मतलब होता है विलायक का जोड़ना, किसके साथ? आयनों के साथ। यदि आयनों के साथ विलायक के अणु जुड़ जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विलायक के जो अणु हैं उनका वेट बढ़ जाएगा, उनका वजन बढ़ जाएगा, और वजन जब बढ़ जाएगा उनका तो बताओ उनकी गतिशीलता में क्या आएगी? कमी, और गतिशीलता में कमी आने के कारण से चालकत्व में क्या आएगी? कमी। तो बताओ आयनों के विलायकन, विलायकन का मतलब क्या हो गया? विलायकन का मतलब होता है विलायक का जोड़ना, विलायक का जोड़ना। जैसे मान लीजिएगा धनायन, धनायन के साथ विलायक मैंने ले लिया जल, तो जल कुछ इस प्रकार से धनायन के साथ जुड़ेगा, और ऋणायन के साथ कुछ किस प्रकार से जुड़ेगा बताओ? इस पे आप प्लस, इस पे माइनस लगाते हो, तो बताओ धनायन के साथ ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ेगा और ऋणायन के साथ जल का H+ इस प्रकार से जुड़ेगा। तो आयनों के साथ यदि विलायक के अणु जुड़ जाएं तो बताओ ये विलायक जो ये जो धनायन है इसका वेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले तो ये अकेला था, अब इसके साथ कौन जुड़ चुका है? जल का अणु। ये जो ऋणायन है पहले ये अकेला था, अब इसके साथ कौन जुड़ चुका है? जल का अणु। तो बताओ इस धनायन ऋणायन का जो वेट है, जो वजन है वो बढ़ जाएगा। अब पहले इसको अकेले को गति करना था, अब इसको क्या होगा? इस जल को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जल को साथ लेके चलेगा तो बताओ इनकी गतिशीलता में क्या आएगी? कमी। धनायन को जल को साथ लेके चलना पड़ेगा और ऋणायन को भी जल को साथ लेके चलना पड़ेगा, और जब इनको साथ लेके चलना पड़ेगा, किसको? जल को, तो बताओ इनको चलने में क्या होगी? दिक्कत होगी, इनकी गतिशीलता क्या हो जाएगी? कम, और गतिशीलता कम होने के कारण से चालकत्व में क्या आएगी? कमी आएगी। तो आयनों के विलायकन के कारण से चालकत्व में क्या आती है बताओ? कमी आती है। ठीक है, ये था दूसरा कारक। तीसरा कारक है विलयन की विस्कासिता। विस्कासिता, विलयन की विस्कासिता। देखिएगा विस्कासिता का शाब्दिक अर्थ है गाढ़ेपन से, गाढ़ेपन से। यदि विलयन का गाढ़ापन अधिक है, विलयन का गाढ़ापन क्या है? अधिक, यानी विस्कासिता क्या है? अधिक है। विलयन की विस्कासिता अधिक है यानी उसका गाढ़ापन अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जो आयन होंगे उनकी गतिशीलता क्या होगी? कम होगी, और गतिशीलता कम होगी तो बताओ चालकत्व भी क्या होगा? कम होगा। चालकत्व भी क्या होगा? कम होगा। तो तीसरा कारक है विलयन की विस्कासिता। चौथा कारक है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता यदि अधिक होती है, विलयन की सांद्रता यदि अधिक होती है तो विलयन में उपस्थित जो आयन होते हैं उनकी गतिशीलता क्या होती है? कम होती है। गतिशीलता क्या होगी? कम, और गतिशीलता कम होने की स्थिति में बताओ चालकत्व में क्या आएगी? कमी आएगी। और पांचवा कारक है तापमान। तापमान यदि बढ़ता है तो आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी, यानी उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है बताओ? जब तापमान बढ़ता है। गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? तापमान पर। तो तापमान बढ़ने पर गतिशीलता बढ़ेगी, और गतिशीलता यदि बढ़ती है तो बताओ चालकत्व में क्या होगी? वृद्धि। तो इस क्वेश्चन में आपसे केवल 2 कारक पूछे गए थे, मैंने आपको 5 कारक स्पष्ट किए हैं यहाँ पर। पहला कारक क्या बताया? अंतरा आयनिक आकर्षण बल। अंतरा आयनिक आकर्षण बल यदि बढ़ेगा तो बताओ आयनों की गतिशीलता में क्या आएगी? कमी, और चालकत्व में क्या आएगी? कमी। दूसरा कारक है आयनों का विलायकन। यदि आयनों का विलायकन बढ़ता है, विलायकन का मतलब होता है विलायक का जोड़ना। जैसे धनायन के साथ जल का अणु इस प्रकार जुड़ेगा, ऋणायन का अणु ऋणायन के साथ जल का अणु इस प्रकार जुड़ेगा, तो धनायन और ऋणायन को अब जल को साथ लेके चलना पड़ेगा, और जल को साथ लेके चलना पड़ेगा तो बताओ क्या होगा? उनको चलने में दिक्कत आएगी, और चलने में दिक्कत आएगी इसका मतलब गतिशीलता में क्या आएगी? कमी, और गतिशीलता कम होने के कारण से चालकत्व में क्या आएगी? कमी। विलयन की विस्कासिता। विस्कासिता का मतलब होता है गाढ़ापन, और गाढ़ापन यदि अगर बढ़ेगा तो बताओ गतिशीलता में क्या आएगी? कमी, और चालकत्व में भी क्या आएगी? कमी। चौथा कारक विलयन की सांद्रता। सांद्रता यदि बढ़ती है तो आयनों की गतिशीलता में कमी आएगी, तो बताओ चालकत्व क्या होगा? कम, और तापमान बढ़ने पर गतिशीलता क्या होगी? वृद्धि। गतिशीलता में क्या होगी? वृद्धि, और गतिशीलता यदि बढ़ती है तो बताओ चालकत्व क्या होगा? बढ़ेगा। तो टोटल 5 कारक मैंने आपको बता दिए, और इनमें से आपको कितने कारक लिखने थे? 2 कारक लिखने थे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, याद कीजिएगा। अब हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस की। देखिएगा 2018 में पूछा गया पहला क्वेश्चन है
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाओ, एक अंक का क्वेश्चन और 2018 में पूछा गया। देखिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाना मैंने आपको बताया था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक कांच का पात्र होता है, एक कांच का क्या होता है, पात्र। इस कांच के पात्र में एक कांच की नली होती है, कांच की क्या होती है, नली। इस कांच की नली में एक प्लेटिनम का तार लगा होता है, जिसके निचले सिरे पर पीटी ब्लैक युक्त पीटी की पट्टिका लगी होती है। कांच के पात्र में 1mH+ आयन का विलयन भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो कांच की नली है, इसके पार्श्व में एक छोटी नली और लगी होती है। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र है। देखिएगा, ये तो क्या हो गया, कांच का पात्र, कांच का पात्र, ये हो गई कांच की नली। ठीक है, ये प्लेटिनम का क्या हो गया, तार। ये है पीटी ब्लैक युक्त पीटी की पट्टिका। ये क्या है, 1mH+ आयन का विलयन, 1mH+ आयन का विलयन। इस कांच की नली के पार्श्व से, जो छोटी नली आपको दिखाई दे रही है, इधर से 1 ATM दाब पर हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है बुलबुलों के रूप में। तो ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र। किस प्रकार से हमने बनाया, एक कांच का पात्र होता है, इस कांच के पात्र में 1mH+ आयन का क्या भरा होता है, विलयन भरा होता है। एक कांच की नली लगी रहती है, इस कांच की नली के अंदर एक प्लेटिनम का तार होता है, जिसके निचले सिरे पर पीटी ब्लैक युक्त पीटी की क्या लगी होती है, पट्टिका। ये प्लेटिनम का तार हो गया और ये पीटी ब्लैक युक्त पीटी की क्या हो गई, पट्टिका। और इस कांच के पात्र में बताओ विलयन कौन सा भर रखा है, 1mH+ आयन का। और कांच की नली के पार्श्व से 1 ATM दाब पर हाइड्रोजन गैस क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। ठीक है, अब देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो बताओ रूम टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन माना जाता है। ठीक है, तो ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र। 2018 में पूछा गया अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक अंक का क्वेश्चन था। ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो ईंधन सेल होते हैं वो प्रदूषण मुक्त सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं, प्रदूषण मुक्त सेल होते हैं। तो पहला कारण है प्रदूषण मुक्त सेल, अर्थात ये जो सेल होते हैं वायुमंडल में प्रदूषण नहीं करते, वायुमंडल में प्रदूषण नहीं करते। तो पहला कारण तो क्या हो गया कि ईंधन सेल प्रदूषण मुक्त सेल होते हैं, अर्थात वायुमंडल में प्रदूषण नहीं करते। दूसरा कारण मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के सेलों की जो दक्षता होती है ना, वो क्या होती है, उच्च होती है। दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है उसकी दक्षता कितनी होती है बताओ, 70% होती है लगभग। तो ये 2 कारण आपको इसके अंदर लिखने थे। तो बताओ, ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, इसके 2 कारण आपको क्या लिखने हैं। पहला कारण, ये जो सेल होते हैं वो प्रदूषण मुक्त सेल होते हैं, अर्थात वायुमंडल में प्रदूषण नहीं करते। और दूसरा कारण क्या है कि इनकी दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की दक्षता लगभग कितने प्रतिशत होती है, 70%। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन 2 अंक का था, न्यूमेरिकल है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को 1.5 एम्पीयर की धारा से 20 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। मतलब एक विद्युत अपघटनी सेल में कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। किसका विलयन लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। एनोड लगा दिया, कैथोड लगा दिया और बैटरी लगा दी। और बैटरी के द्वारा कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित की गई, 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की गई। और कितने समय के लिए प्रवाहित की गई, 20 मिनट के लिए प्रवाहित की गई। कितने समय के लिए, 20 मिनट के लिए प्रवाहित की गई। और आपसे क्या पूछा गया है कि कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान कितना होगा। ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया,
कैथोड। तो इस कैथोड के ऊपर कॉपर की कितनी मात्रा प्राप्त होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा कॉपर सल्फेट जो होगा, कॉपर सल्फेट, उसके आयन किस प्रकार से होंगे, कॉपर +2 प्लस सल्फेट माइनस आयन। ये कॉपर +2 इस छड़ के ऊपर जाकर के यानी कैथोड के ऊपर जाकर के क्या होगा, निक्षेपित होगा 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। तो कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि इस कैथोड के ऊपर कॉपर की कितनी मात्रा प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फैराडे के विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम है वो काम में लेना होगा। तो हम जानते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से हमने जो सूत्र प्राप्त किया था वो था W बराबर होता है E/96,500 गुणा I गुणा T। ठीक है, जहाँ E क्या है, उस पदार्थ का तुल्यांकी भार जो इस कैथोड के ऊपर जाकर के क्या हो रहा है, निक्षेपित हो रहा है। और E क्या होता है, E का फॉर्मूला होता है E बराबर परमाणु द्रव्यमान बटा VF। परमाणु द्रव्यमान किसका लेंगे, जो निक्षेपित हो रहा है। और निक्षेपित कौन हो रहा है बताओ, कॉपर हो रहा है। और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 63.5। और कॉपर का VF का मतलब होता है संयोजकता गुणांक। बताओ कॉपर के ऊपर कितना आवेश है, +2। और आयन का जो VF होता है वो उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो बताओ E का मान कितना हो गया, 63.5/2। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बताओ 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बाई I का मान कितना दे रखा है बताओ, 1.5 एम्पियर यानी 1.5। और समय कितना दे रखा है, 20 मिनट। और मिनट को हमेशा किस में चेंज करके लिखते हैं, सेकंड में। तो बताओ 20 को किससे गुणा कर देंगे, 60 से, ताकि ये सेकंड में हमें यहाँ पर प्राप्त हो सके। तो बताओ इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.5922, 0.62 ग्राम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो 2018 में पूछा गया और 2 अंक का न्यूमेरिकल या क्वेश्चन था। वापस से सुन लीजिएगा, क्या क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को 1.5 एम्पीयर की धारा से 20 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर कितना कॉपर प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं W बराबर होता है E/96,500 गुणा IT, जहाँ E क्या होता है, उस पदार्थ का तुल्यांकी भार जो निक्षेपित हो रहा है कैथोड के ऊपर या फिर एनोड के ऊपर। तो यहाँ पे कैथोड की बात की जा रही है। तो E बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान बटा VF। और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 63.5। और VF कैसे निकालते हैं, आयन पर उपस्थित आवेश के द्वारा। आवेश कितना है, 2। तो बताओ W बराबर क्या हो गया, 63.5/2 गुणा 1.5 गुणा 20 गुणा 60। क्यों किया, क्योंकि मिनट को किसमें बदला, सेकंड में। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 0.5922 ग्राम। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो 2018 में पूछा गया। अब हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस की। देखिएगा 2017 में टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे और चारों क्वेश्चंस 1-1 अंक के थे, जिनमें से 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। पहले हम इन 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर चौथा क्वेश्चन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कोलराउस का नियम लिखो। तो देखिएगा कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटनी विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता का मान, किसी विद्युत अपघटनी विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघटनी विलयन में उपस्थित धनायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता और ऋणायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो लैम्डा इन्फिनिट m इज इक्वल टू होता है लैम्डा इन्फिनिट प्लस लैम्डा इन्फिनिट माइनस। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट माइनस। अनंत अनुता और शून्य सांद्रता एक ही बात होती है। अनंत अनुता का मतलब होता है आपने अनंत मात्रा में पानी मिला दिया, और अनंत मात्रा में यदि आप पानी मिला दोगे तो बताओ विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है, किसी विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता या किसी विलयन की शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता का जो मान है वो उस विलयन में उपस्थित धनायन व ऋणायन की अनंत अनुताओं पर या शून्य सांद्रताओं पर आयनिक चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर। यहाँ पर आप मोलर चालकता के स्थान पे तुल्यांकी चालकता शब्द भी काम में ले सकते हैं। तुल्यांकी चालकता के लिए भी सेम नियम है और मोलर चालकता के लिए भी सेम नियम है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो 1 अंक का था, डेनियल सेल में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखो। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था डेनियल सेल में कैथोड पर क्या होता है, कॉपर +2
2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, कॉपर में अपचयित हो जाता है। तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। क्या बताया था मैंने बताया था कि डेनियल सेल में एनोड पर तो क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ये तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिख दी। जिंक धातु का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर क्या होता है, कॉपर +2 का क्या होता है, अपचयन, और क्या बनाता है बताओ, कॉपर। तो ये आपको यहाँ पर कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया पूछी है, तो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या होगी, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। दोनों को जोड़ के आप एक समीकरण बना सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर +2 इज इक्वल टू जिंक +2 प्लस कॉपर। बट आपको इतना सारा नहीं लिखना, आपको केवल क्या लिखना है, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन भी 1 अंक का था। लोहे धातु के संक्षारण को रोकने के लिए उत्सर्ग इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त धातु का नाम लिखो, बताओ यह किस प्रकार संक्षारण को रोकता है। तो देखिएगा, लोहे धातु को संक्षारण से रोकने के लिए हमें ऐसी धातु काम में लेनी होती है जो लोहे से ज़्यादा क्या हो, क्रियाशील हो। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो लोहा है या आयरन है, उसके ऊपर आने वाली जो धातुएं हैं उनके आप उत्सर्ग इलेक्ट्रोड बना सकते हो, उत्सर्ग इलेक्ट्रोड बना सकते हो। तो लोहे से ऊपर आने वाली जो धातु है वो आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ी थी। यहाँ पर आपको जो आंसर याद रखना है, वो मोस्ट कॉमन धातु का याद रखना है, वो है जिंक धातु। क्या है, जिंक धातु। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जिंक धातु। उत्सर्ग इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त धातु क्या है, जिंक धातु। यह किस प्रकार संक्षारण को रोकता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जिंक धातु की सक्रियता अभी मैंने आपको बताई अधिक होती है। जिंक धातुओं की सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। जिंक धातु की सक्रियता लोहे से क्या होती है, अधिक होती है। जिस कारण से क्या होता है, लोहा इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उससे पहले जिंक धातु इलेक्ट्रॉन का क्या कर देती है, त्याग। और जिंक धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण से लोहे पर जंग नहीं लगता। जंग या संक्षारण किसका होता है, जिंक धातु का होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। 2017 में पूछा गया अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, NaCl, HCl, CH3COH हेतु लैम्डा नॉट m के मान 110, 100, 390 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। CH3CONa के लिए लैम्डा नॉट m का मान ज्ञात करो। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोलराउस के नियम का जो प्रथम अनुप्रयोग है उसे काम में लेना होगा। तो देखिएगा, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है लैम्डा नॉट m CH3COONa, ठीक है। तो बताओ कोलराउस के नियम से लैम्डा नॉट m CH3CONa किसके इक्वल होगा, लैम्डा नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस के। इसको इक्वेशन नंबर मान लो 1, ठीक है। अब आपको जो डेटा गिवन है वो किसके हैं, NaCl के, HCl के और CH3COH के। इन तीनों के आपको लैम्डा नॉट m के मान दे रखे हैं। तो बताओ लैम्डा नॉट m NaCl कोलराउस के नियम से किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 2 मान लिया। लैम्डा नॉट HCl के लिए लैम्डा नॉट m का मान लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 3 मान लिया। और लैम्डा नॉट m CH3COH कोलराउस के नियम से किसके इक्वल होगा बताओ, लैम्डा नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 4। अब आपको इक्वेशन 2, 3 और 4 से इक्वेशन नंबर 1 का मान फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 2, 3, 4 से आपको इक्वेशन नंबर 1 का मान फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, आपको इक्वेशन नंबर 1 में क्या क्या चाहिए, आपको इक्वेशन नंबर 1 में चाहिए लैम्डा नॉट CH3CO माइनस। और बताओ लैम्डा नॉट CH3CO माइनस कौन सी इक्वेशन में है, इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 हम ले लेंगे, ठीक है। आपको क्या चाहिए, लैम्डा नॉट Na प्लस। और लैम्डा नॉट Na प्लस कौन सी इक्वेशन में है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को ले लेंगे और इक्वेशन नंबर 4 में जोड़ देंगे। ऐसा मैंने आपको कोलराउस के नियम के प्रथम अनुप्रयोग में पढ़ाया था। अब जब आप इक्वेशन नंबर 4 लोगे
इक्वेशन नंबर 4 लोगे तो बताओ लैम्डा नोट CH3CO माइनस के साथ लैम्डा नोट H प्लस भी आ जाएगा, और लैम्डा नोट H प्लस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को इसमें से माइनस करेंगे। तो बताओ इक्वेशन 3 को माइनस करते ही लैम्डा नोट H प्लस इसमें से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और लैम्डा नोट Cl माइनस इसको भी हटाना है, और इसको हटाने के लिए भी हम इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे, माइनस। मतलब इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करने से क्या होगा, दो चीज़ें हट जाएगी। क्या क्या हट जाएगी, एक तो लैम्डा नोट H प्लस हट जाएगा और एक लैम्डा नोट Cl माइनस हट जाएगा। तो इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 किसके लिए, लैम्डा नोट M CH3COH के लिए। और CH3COH के लिए लैम्डा नोट M का मान कितना दे रखा है, 390 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, लैम्डा नोट M NaCl। बताओ लैम्डा नोट M NaCl आपको कितना दे रखा है, 110 माइनस इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, ये वाली। और इसके लिए आपको HCl के लिए आपको लैम्डा नोट M कितना दे रखा है, HCl के लिए लैम्डा नोट M आपको कितना दे रखा है, 100। तो माइनस क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और ये किसके बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1 की। और इक्वेशन नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लैम्डा नोट M CH3CO Na को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ 390 और 110 कितना हो जाएगा, 500 माइनस 100 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। तो बताओ कितना आ जाएगा, 400। यानी हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 का जो मान है वो कितना आएगा, 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम बात करेंगे 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस की। 2016 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और दोनों ही क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स थे, और दोनों न्यूमेरिकल्स 2-2 अंक के थे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 0.15 मोल प्रति लीटर NaCl विलयन से भरे एक चालकता सेल का प्रतिरोध 50 ओम है। यदि सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर NaCl विलयन भरने पर 500 ओम हो तो 0.02 मोल प्रति लीटर विलयन की चालकता ज्ञात करो। आपसे 0.02 मोल प्रति लीटर विलयन की चालकता आपसे पूछी है। 0.15 मोल प्रति लीटर विलयन की चालकता कितनी है, 1.55 सीमेंस मीटर इनवर्स। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको 2 विलयन दे रखे हैं। पहला जो विलयन है वो है 0.15 मोल प्रति लीटर का, और इस विलयन को भरने पर चालकता सेल का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 500 ओम। और इस विलयन की चालकता भी आपको दे रखी है, कितनी बताओ, 1.55 सीमेंस मीटर इनवर्स। दूसरा जो विलयन आपको दे रखा है वो 0.02 मोल प्रति लीटर का दे रखा है, ठीक है। और इस विलयन को भरने पर चालकता सेल का प्रतिरोध आपको कितना दे रखा है बताओ, ये 50 ओम है, सॉरी 0.15 मोल प्रति लीटर NaCl विलयन भरने से 50 ओम है प्रतिरोध, और 0.02 मोल प्रति लीटर विलयन भरने पर चालकता सेल का प्रतिरोध कितना है बताओ, 500 ओम। और आपसे पूछा क्या गया है, इस विलयन की कापा आपसे पूछी गई है, मतलब इस विलयन की चालकता आपसे पूछी गई है। तो बताओ चालकता बराबर क्या होता है, 1/R गुणा L/A। L/A का मतलब होता है सेल स्थिरांक। तो बताओ 1/R, R का मान आपको कितना दे रखा है, 500 गुणा L/A। L/A का मान आपको गिवन नहीं है। L/A का मान निकालने के लिए आपको ये वाले आंकड़े दे रखे हैं। तो बताओ यहाँ से आपको L/A का मान निकालना है। L/A जो होता है वो सेल स्थिरांक होता है, और किसी सेल के लिए हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, L/A का मान। तो कापा बराबर 1/R गुणा L/A। तो बताओ कापा कितनी है, 1.55 गुणा बराबर 1/R। R कितना है बताओ, 50 गुणा L/A। तो बताओ L/A का मान यहाँ से कितना आ गया, 1.55 गुणा 50। इसको यहाँ पे रख दोगे, 1/500 गुणा L/A का मान कितना आया, 1.55 गुणा 50। ठीक है भैया। अब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 50 को 5 से कैंसिल आउट करो, बताओ कितनी बार होगा, 10 बार। तो बताओ 1.55 में जब आप 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.155
ये आ जाएगा सीमेंस मीटर इनवर्स। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन में आपको कितने विलियन दे रखे थे? 2 विलियन। एक विलियन ये था और एक विलियन ये था। इस विलियन की आपसे कापा पूछी गई थी और ये विलियन आपको इसलिए दे रखा है ताकि आप यहाँ से क्या निकाल सको? सेल स्थिरांक का मान। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। 2016 में पूछा गया अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 2। 0.001 मोल प्रति लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता 5 × 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल का लैम्डा नॉट m 250 यानी 250 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो इसके वियोजन स्थिरांक k का मान ज्ञात करो। तो देखिएगा ये क्वेश्चन 2 अंक का था और 2016 में पूछा गया था। तो आपसे पूछा क्या गया है एसिटिक अम्ल के विलयन का वियोजन स्थिरांक आपसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कोलराउस के नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग था वो क्या था बताओ? वो था कि k यानी वियोजन स्थिरांक k का जो मान होता है वो बराबर होता है लैम्डा m डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट m के। लैम्डा m डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट m के यानी मोलर चालकता डिवाइडेड बाई शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता के बराबर किसका मान होता है? k का। तो देखो लैम्डा नॉट m का मान आपको कितना दे रखा है? 250। यहाँ पर तो आप 250 रख दोगे। लैम्डा m आपको नहीं दे रखा, तो पहले लैम्डा m आपको फाइंड आउट करना होगा। तो लैम्डा m बराबर क्या होता है? कापा गुणा 1000/m। कापा आपको कितना दे रखा है बताओ? कापा दे रखा है आपको 5 × 10⁻⁵ गुणा 1000/m। m आपको कितना दे रखा है बताओ? 0.001। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो बताओ ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे? 3 लग जाएंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 जीरो और ये 10⁻⁵ है, तो बताओ कितना हो जाएगा? 50। तो लैम्डा m आ गया 50 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बताओ लैम्डा m कितना आ गया? 50 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लैम्डा नॉट m आपको कितना दे रखा है? 250 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बताओ कापा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा m का मान कितना है बताओ? लैम्डा m का मान आया 50 और लैम्डा नॉट m आपको कितना दे रखा है? 250। तो 50 में आपको 250 का क्या देना है? भाग देना है। तो ये हो जाएगा 1/5 और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0.2। अब हम बात करेंगे 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस की। 2015 में टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे और चारों क्वेश्चंस ही 1-1 अंक के थे। तो पहला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखो। 2015 1 अंक का क्वेश्चन था, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। किस प्रकार से इसका मात्रक लिखेंगे? देखो प्रतिरोधकता क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि किसी विद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध R जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L के समानुपाती, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L के समानुपाती होता है और इलेक्ट्रोड के डूबे भाग के क्षेत्रफल A के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। फिर मैंने आपको बताया था कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो एक स्थिरांक आता है रो L/A और ये जो रो है ना यही क्या है? प्रतिरोधकता। तो बताओ रो बराबर क्या हो जाएगा? R × A/L। R का एसआई मात्रक क्या होता है बताओ? ओम। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो बताओ मीटर स्क्वायर से मीटर को काटोगे तो मीटर बच जाएगा, तो ओम गुणा मीटर। तो बताओ प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम गुणा मीटर। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। 2015 में पूछा गया अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो एक न्यूमेरिकल था। Mg+2 व Cl- आयनों की सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः 106 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स व 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको, इस न्यूमेरिकल में आपको MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें काम में लेना पड़ेगा कोलराउस का नियम। तो कोलराउस के नियम के अनुसार MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता, MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता किसके बराबर होगी बताइएगा? लैम्डा नॉट Mg+2 प्लस बताओ इसमें Cl- कितने हैं? 2 है, तो हम लिख देंगे 2 × लैम्डा नॉट Cl-। बताओ Mg+2 की सीमांत मोलर चालकता आपको कितनी दे रखी है? 106।
और Cl माइनस की कितनी रखी है 76.3, तो 2 गुणा 76.3, इसको सॉल्व करोगे आएगा 258.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 है फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखो। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या होता है बताइएगा। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटकों के विलयनों में समान मान की धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्राओं का अनुपात उनके तुल्यांकी भारों के क्या होता है अनुपात में। तो W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू होता है E1 बटा E2। वापिस से सुन लीजिएगा, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में समान मान की धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्राओं का अनुपात उनके तुल्यांकी भारों के क्या होता है अनुपात में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और ये इस क्वेश्चन का क्या था आंसर। 2015 में पूछा गया चौथा क्वेश्चन है SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाओ। 1 अंक का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको इसी वीडियो में करवा दिया है, तो आप देख चुके हैं उसे। तो इस क्वेश्चन को हम वापस से सॉल्व नहीं करेंगे, SHE का चित्र मैंने आपको इसी वीडियो में बनाकर बताया है। अब हम बात करेंगे वीडियो के अंत में 2014 में पूछे गए क्वेश्चंस की। 2014 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण अभिक्रिया लिखो। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जब लोहे के ऊपर जंग लगता है तो लोहे की सतह का वह भाग जो अशुद्ध होता है, मान लीजिएगा ये भाग अशुद्ध है, वो किसकी तरह कार्य करता है एनोड की तरह, और वह भाग जो शुद्ध होता है वो किसकी तरह कार्य करता है कैथोड की तरह। ये भाग मैंने मान लिया अशुद्ध और ये भाग मैंने मान लिया शुद्ध। जो अशुद्ध भाग होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है और शुद्ध भाग किसकी तरह कार्य करता है कैथोड की तरह। और जंग कब लगता है जब इसके ऊपर क्या आके गिरेगा पानी। तो मान लीजिएगा पानी आके गिर गया और वायुमंडल में क्या उपस्थित है CO2, तो पानी CO2 से क्रिया करके क्या बना लेगा H2CO3 का विलयन। तो बताओ लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया एक किस प्रकार की प्रक्रिया हो गई विद्युत रासायनिक प्रक्रिया हो गई, जो इसी वीडियो में मैंने आपको बताई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अभिक्रिया लिखो। आप किस पर लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया की क्या लिखनी है आपको अभिक्रिया। तो अभिक्रिया किस प्रकार लिखेंगे, देखो एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण किसका होगा Fe का, और Fe किस में बदलेगा Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो एनोड पर अभिक्रिया हो गई। कैथोड पर किस प्रकार अभिक्रिया होगी, यहाँ पर देखिएगा एनोड पर जो Fe ऑक्सीकृत होकर Fe+2 बना रहा है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है इस लोहे की सतह से होते हुए कैथोड पर पहुंचते हैं। किस पर पहुंचते हैं कैथोड पर। और कैथोड पर क्या होता है जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका अपचयन होता है H+ आयनों की उपस्थिति में। H+ आयन कहाँ से आएंगे बताओ H2CO3 के विलयन से। H2CO3 का जो विलयन होगा वो वियोजित होके क्या बनाएगा 2H+ प्लस CO3-2। तो कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस का क्या होता है अपचयन, किसकी उपस्थिति में H+ आयनों की उपस्थिति में। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे O2 + H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख दो हाफ और यहाँ पे लगा दो 2। देखो हाफ O2 + 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा H2। तो बताओ कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस का अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन गैस का अपचयन क्यों हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं वो ऑक्सीजन गैस के द्वारा किए गए हैं। H2O की यदि हम बात करें तो H2O में H पे प्लस होता है, H पे प्लस होता है, और ऑक्सीजन पे क्या होता है माइनस। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना आवेश है बताओ 0। 1/2 O2 का मतलब होता है O, तो बताओ यहाँ पर कितना आवेश है 0, लेकिन यहाँ पर कितना है -2। इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं ऑक्सीजन के द्वारा। H+ तो यहाँ पर भी H+ के रूप में और यहाँ पर भी किस रूप में H+ के रूप में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैथोड पर ऑक्सीजन गैस का क्या होता है अपचयन किसकी उपस्थिति में H+ आयनों की उपस्थिति में, और H+ आयन कहाँ से आते हैं H2CO3 के विलयन से। अब क्या होता है इन दोनों को जोड़ के हम एक समीकरण लिख लेंगे। इसको मैं वापस से लिख देता हूँ ताकि बोर्ड पे थोड़ी जगह हो जाए। कैथोड पर क्या हुआ O2 +
2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ, H2O। यहाँ पे लिख देंगे हाफ। ठीक है, दोनों को जोड़ के एक समीकरण बना ली। इसको समीकरण नंबर मान ली A, इसको मान ली B। A और B को जोड़ा, A और B को जोड़ोगे तो बताओ क्या बनेगा, Fe प्लस हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, इज इक्वल टू Fe प्लस 2 प्लस H2। क्या लोहे पर जंग लग चुका? नहीं, अभी लोहे पर जंग नहीं लगेगा। अब क्या होगा, ये जो Fe प्लस 2 बना, ये जो Fe प्लस 2 बना, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकृत, और ऑक्सीकृत होके बनाता है Fe2O3। Fe2O3 Fe प्लस 2 क्या होगा, ये जो Fe प्लस 2 बना, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, Fe2O3। प्रक्रिया में जल के अणु इसका साथ देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Fe प्लस 2 प्लस O2 प्लस H2O इज इक्वल टू Fe2O3, और साथ में बनते हैं H प्लस आयन। और कितने H प्लस आयन बनते हैं आपको याद रखना है, 8 H प्लस आयन बनते हैं। तो बताओ 8 H प्लस आयन यदि बनेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 4। तो बताओ ऑक्सीजन कितनी हो गई इधर, 4 और 2 6, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2। तो बताओ ऑक्सीजन इधर भी कितनी हो गई 6, और आयरन कितने हो गए 4, तो बताओ यहाँ पे क्या लगा देंगे 4। तो बताओ क्या बन गई समीकरण, 4Fe प्लस 2 प्लस O2 प्लस H2O इज इक्वल टू 2Fe2O3 प्लस 8 H प्लस आयन, यानी Fe प्लस 2 ऑक्सीकृत होके क्या बनाएगा, Fe2O3। और ऑक्सीकरण में सहायता कौन करता है, H2। यानी जल की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण करता कौन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन। क्या जंग लग गया अभी? नहीं, अभी जंग नहीं लगा। अब क्या होगा, Fe2O3 क्या करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा, और जल के X अणुओं के साथ क्रिया करने का मतलब जल के X अणु इस Fe2O3 के साथ जुड़ जाएंगे और बनेगा Fe2O3.XH2। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसका है बताओ, जंग का। तो जंग लगने में इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। वापस से सुन लीजिएगा, एनोड पर Fe किस में बदला, Fe प्लस 2 में, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 2। कैथोड पर अपचयन किसका हुआ, ऑक्सीजन गैस का। अपचयन में सहायता किसने की, H प्लस ने, और क्या बन गया, H2O। अब क्या हुआ, A और B को जोड़ के हमने ये समीकरण लिख ली, इसको नहीं भी लिखो तो चलेगा। अब देखो आपसे पूछा गया है जंग लगने में किस प्रकार अभिक्रिया होगी, तो अभी जंग नहीं लगा है, तो Fe प्लस 2 क्या होगा, ये जो Fe प्लस 2 बना, ये Fe प्लस 2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, Fe2O3, और Fe2O3 X जल के अणुओं के साथ जुड़ करके क्या बना लेंगे, Fe2O3.XH2O। और ये किसका फॉर्मूला है बताओ, जंग का। तो ये थी लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 है, डेनियल सेल की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखो। इस अभिक्रिया के लिए नए समीकरण लिखो। तो देखिएगा, डेनियल सेल में अभिक्रिया किस प्रकार होती है, मैंने आपको बताया था। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण जिंक धातु का। तो बताओ जिंक धातु किस में परिवर्तित होती है, जिंक प्लस 2 में, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, 2। और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन किसका होता है बताओ, कॉपर प्लस 2 का, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बनता है बताओ, कॉपर। ठीक है, ये समीकरण नंबर मान ली 1 और ये समीकरण मान ली 2। 1 और 2 को आपस में जोड़ दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बताओ क्या बनेगा, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 इज इक्वल टू जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। तो ये है डेनियल सेल में होने वाली संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, एनोड की अभिक्रिया, कैथोड की अभिक्रिया, और ये सेल की क्या है, सेल अभिक्रिया, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था। अब पूछा है इस अभिक्रिया के लिए नए समीकरण लिखो। तो देखो नए समीकरण क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF log E, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। बताओ प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर, जिंक प्लस 2, और कौन है बताओ, कॉपर है। रिएक्टेंट कौन है बताओ, जिंक है, और रिएक्टेंट कौन है बताओ, कॉपर प्लस 2 है। ठीक है, और बताओ इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, 2 का हुआ। जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2, और कॉपर प्लस 2 ने कितने ग्रहण किए, 2। तो ये जो N है ना, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2। तो ये इस अभिक्रिया के लिए क्या है, नेक्स्ट समीकरण।
ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए नया समीकरण क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2f। 2 कहाँ से आया बताओ, कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, 2 का। लोग बेस ई प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों प्रोडक्ट है और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, डेनियल सेल की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया और इस अभिक्रिया के लिए नए समीकरण का रूप। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कॉपर सल्फेट को लोहे के पात्र में रख सकते हैं, समझो। देखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी की यदि हम बात करें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो लोहा होता है वो कॉपर से ऊपर आता है। लोहा कॉपर से कहाँ आता है, ऊपर आता है, जिस कारण से लोहे की सक्रियता कॉपर से क्या होती है, ज़्यादा। यदि आप कॉपर सल्फेट को लोहे के पात्र में रख दोगे तो चूंकि लोहे की सक्रियता कॉपर से क्या है, ज़्यादा, तो लोहा क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा और प्रतिस्थापित करके क्या बना देगा, FeSO4 प्लस कॉपर। तो यदि आप कॉपर सल्फेट को Fe के पात्र में रख देते हो तो Fe की सक्रियता ज़्यादा होने के कारण Fe कॉपर सल्फेट को किस में बदल देगा, फेरस सल्फेट में, जिस कारण से कॉपर सल्फेट खराब हो जाएगा। मतलब कॉपर सल्फेट अब कॉपर सल्फेट नहीं रहेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, फेरस सल्फेट में। इस कारण से हम कॉपर सल्फेट को लोहे के पात्र में भंडारित नहीं कर सकते, उसको रख नहीं सकते। 14 में पूछा गया अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, 2014 में टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे और चारों क्वेश्चंस ही 1-1 अंक के थे। तो हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और हमारा अंतिम क्वेश्चन है 2014 का, वो है कोलराउस का नियम व इसका एक अनुप्रयोग लिखो। तो देखिएगा, कोलराउस का नियम मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। कोलराउस का नियम क्या कहता है कि किसी विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान उस विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत अनुताओं पर आयनिक चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर। किसी विलयन की, किसी विद्युत अपघटनी विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघटनी विलयन में उपस्थित धनायन व ऋणायन की अनंत अनुताओं पर आयनिक चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर। तो ये तो हो गया कोलराउस का नियम। और इसका एक क्या पूछा है आपसे, अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग मैंने आपको 3 अनुप्रयोग इसके बताए थे, क्योंकि क्वेश्चन 1 ही अंक का है। तो आप इसका दूसरा अनुप्रयोग लिखिएगा। क्या था दूसरा अनुप्रयोग कि इस नियम की सहायता से हम किसी विलयन का वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटनी विलयन का। दुर्बल विद्युत अपघटनी विलयन का वियोजन स्थिरांक K का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। K बराबर होता है लैम्डा m डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट m। तो ये इसका क्या हो गया, अनुप्रयोग हो गया। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने 2014 से 2019 तक के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ आप सभी के समझ में भी आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।